हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डी प्लस बी पी आर टी की ये थियरी क्लासेस चल रही हैं जी। क्लास नंबर 25 तक हमने पी वाई क्यूज़ किए थे और 26, 27, 28 हम ऑलरेडी 503 नंबर कोर्स तक जो है वो एन आई यू एस का कर चुके हैं। इसमें एन आई यू एस से एडिशनल मटेरियल भी है कंप्लीट क्लासेस में, बट ये कोर्सेज के हिसाब से एटलीस्ट क्लासेस लिमिटेड हो जाएं, सो वो पैटर्न के हिसाब से ये एन आई यू एस क्या एन आई यू एस को बेस लेके ये क्लासेस रेडी की गई हैं। ठीक है, सो आज हम लर्निंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल की बात करेंगे, चाहे आप इसको मैथमेटिकल पैडागोजी बोल लो या फिर मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें जो इन्होंने मेंशन कर रखी हैं वो चीज़ बोल लो। आज की क्लास में मुझसे ज़्यादा काम आपका रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको इसमें कुछ एक फॉर्मूलाज, कुछ एक चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जो समझाने की चीज़ है वो मैं आपको समझा ही दूंगी। ओके, सो ये 3 ब्लॉक हैं जी आपके इस वाले कोर्स में जिनको हम कवर करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ओके, जितना मैंने कंपाइल किया है दैट विल बी मोर देन इनफ। जिसने ऑलरेडी एनआईओएस जो है वो पीडीएफ्स पढ़ी हैं, वो मटेरियल पढ़ा है डिटेल में, सो वो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मैंने सही से कंपाइल किया कि नहीं किया। ओके, तो बच्चे की जो थिंकिंग है, इन्होंने ना कंप्लीट जो है वो पियाजे वाली स्टेजेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि किस स्टेज में कौन सी चीज़ जो है वो मैथ्स के हिसाब से बच्चे को आनी चाहिए। ओके, सो बच्चे की थिंकिंग 2 प्रोसेसेस से शुरू होती है। एक है परसेप्शन, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन। सो परसेप्शन मतलब कैसे आप परसीव करते हो नॉलेज को जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, और कैसे रिप्रेजेंट करते हो जो मेंटल इमेजरी होती है या स्कीमा जिसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे, वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ओके, सो 2 प्रोसेसेस की बात की है। कौन कौन से एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, जो हम पियाजे में बात भी करेंगे जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ओके, सो थिंकिंग जो है वो किस तरीके से डेवलप होगी, इन 4 स्टेजेस में डेवलप होगी। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 12 से लेके 11-12 से लेके 14-15 तक। ठीक है जी। सो अब जो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है मैथ्स के हिसाब से वो हैं कि बिफोर द एज ऑफ 6, तो 6 साल से पहले ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स बच्चे को क्या चीज़ आनी चाहिए। ओके, सो प्री नंबर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैचिंग का, सॉर्टिंग का, कंपेयरिंग ऑर्डर का। सो प्री नंबर, ठीक है। देन है नंबर कॉन्सेप्ट, और मोस्टली जो मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड में डेवलप होता है, यानी 11 साल से पहले की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमें पता है हम लास्ट वाली जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की या स्पैटियल थिंकिंग उसकी बात करते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होगी। ठीक है जी। कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी, ये जो है जब होता है ना आप फॉर्मल में जाते हो उससे पहले डेवलप हो जाते हैं। और हमने ये स्टेजेस, अगर आपने कभी पीवाईक्यू देखे हो अच्छे से, तो उनमें भी मैंने एक पूरा वो क्या बोलते हैं, एक पूरी स्लाइड ऐड कर रखी थी जिसमें पियाजे की चारों स्टेजेस के मेन मेन फीचर्स थे। सो उस हिसाब से हम देखते हैं जब कंजर्वेशन और ट्रांजिटिविटी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड में डेवलप हो जाते हैं, जब तक बच्चा फॉर्मल में पहुंचेगा। बट फॉर्मल में जाने के बाद जो वॉल्यूम, एरिया, वो जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा और डिटेल में होंगी। और मतलब इट्स लाइक फॉर्मल ऑपरेशनल के बाद जो है, सॉरी, फॉर्मल ऑपरेशनल से जस्ट पहले ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, वेट, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रही हैं। ओके, कुछ एक बेसिक तरीके हैं जब हम मैथमेटिक्स की लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, जो अर्ली स्टेज ऑफ स्कूल लर्निंग में यूज़ की जाती है। तो मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, परफॉर्मिंग मीनिंगफुल टास्क, रियल लाइफ सिचुएशन में मीनिंगफुल टास्क परफॉर्म करवाना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को समझाना, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम पॉजिंग स्ट्रैटेजीज जो है उनका इस्तेमाल करना। लेकिन मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फोबियाज हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंस। आपका मैथ्स के साथ पहले बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। स्कूल का क्लाइमेट अच्छा नहीं था, वो हो सकता है। पेरेंट्स और टीचर्स से जो है वो एनकरेजमेंट नहीं मिला, वो भी हो सकता है। देन रोल मॉडल जो है वो पॉजिटिव रोल मॉडल आपको नहीं मिले। जेंडर स्टीरियोटिपिकल चीज़ें आपको शुरू से सुनने में मिली कि अच्छा लड़की हो तो मैथ्स नहीं आता होगा और लड़के हो तो मैथ्स ले लो, ऐसे वाली चीज़ें। सो वो उन वजह से भी कई बार अच्छा नहीं लगता मैथ्स। मैथमेटिक प्रॉब्लम्स बीइंग यूज्ड एज पनिशमेंट इन स्कूल्स। सो कई बार पनिशमेंट की तरह भी कि अच्छा ये पनिशमेंट देनी है तो इसको मैथ्स के सम दे दो, वो चीज़। ओके, देन प्रेशर ऑफ टेकिंग टाइम
टाइम्ड टेस्ट, सो वीकली टेस्ट हो रहा है या फिर फोर्टनाइटली हो रहा है या ये आपका मंथली टेस्ट, क्वार्टरली, तो बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं वो भी प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कई बार बच्चे के लिए, ठीक है। फियर ऑफ लुकिंग और फीलिंग स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, के मार्क्स कम आएंगे या नहीं आता होगा तो दूसरे क्या रिएक्ट करेंगे वो चीज भी है, और लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, या आपने अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं है उस चीज को। सो ये मेजरली 4 हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, उसमें ये प्रायर नेगेटिव में ये बाकी ऑप्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है, हमें मैथ्स को प्लेजरेबल बनाना है। ओके, कैसे बनाएंगे, नंबर रेस से, प्लेस वैल्यू, एडिशन गेम, गेसिंग गेम्स, तो वो सारे गेम्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आप जब रंगोली बनवा रहे हो तो सिमेट्रिकल रंगोली, तो वो सिमेट्री असिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आपने ऐड कर दिया, ठीक है। जैन आप जो है बच्चों को ओरिगेमी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जो आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग होती है, तो उसमें 2D 3D शेप से आपने जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। सो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप अलग अलग तरीके से बच्चों के लिए मैथमेटिक्स को प्लेजरेबल, इंजॉय वाली एक्टिविटी बना सकते हो। ओके, जब हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो जो प्रूफ है उनसे रिलेटेड वो ऑब्वियसली वो होता है ना, एक सीरीज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको नजर आएगी, ठीक है, और कुछ एक रूल्स के साथ, कुछ एक सर्टेन एक्सेप्टेड रूल्स के साथ वो चीज नजर आएगी। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन इज दैट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो एक्यूरेसी के साथ डील करता है और कोई डाउट या एम्बिग्युइटी वाली चीज नहीं छोड़ता है। ओके, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एलिगेंट और प्रिसाइज आपको नजर आएंगे। करेक्टनेस क्या होएगा, वो भी एक प्रोसीजर रहेगा जिसमें आप एक पर्टिकुलर मेथड या रिजल्ट जो है वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो एक पर्टिकुलर तरीके से, ठीक है। तो करेक्टनेस इन द मेथड एंड रिजल्ट जो है वो नेचर रहेगा कि आप मेथड सही हो आपका। मैथमेटिक्स लर्निंग एम्स एट एब्स्ट्रैक्शन, सो एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस करते हैं हम। हर एक ह्यूमन एक्टिविटी में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप आसपास देखोगे, ठीक है। सो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी सारे के सारे केसेस को। अगर सारे केस में से एक सिंगल केस भी आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो वो स्टेटमेंट प्रूव नहीं होगी। ओके, ये बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बेसिक है, बट स्टिल आपके दिमाग से वो बहम निकल जाएगा कि आपको मैथ्स नहीं आता। सो वो एटलीस्ट ये वाली क्लास आप जो है वो कर सकते हो रेडी। देन मैथमेटिक्स के ऊपर एक पोजीशन पेपर जो है वो आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तरफ से। वो बोलते हैं कि हमारा जो विजन है वो एक्सीलेंट मैथमेटिकल एजुकेशन का है। किस बेसिस पे हो, ऑन द ट्विन प्रेमाइसेस दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न मैथ और ऑल स्टूडेंट नीड टू लर्न मैथ। सो ये दो प्रेमाइसेस दी हैं, एनसीएफ ने दी हैं, ये आप याद रख सकते हो कौन कौन सी हैं। ऑल स्टूडेंट कैन लर्न मैथ्स और ऑल स्टूडेंट नीड टू लर्न मैथ, तो ये दोनों बातें आप याद रखोगे, ठीक है जी। और हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हमें हर बच्चे को मैथ से रिलेटेड देनी है। फिर है बच्चों में हमें एबिलिटी डेवलप करनी है मैथमेटाइजेशन की, जिसका मतलब ये हो गया कि आप जो है वो होता है ना मैथमेटिक्स में हायर एम्स लेके चल रहे हो कि आप जो है उनमें एबिलिटीज डेवलप करोगे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ह्यूरिस्टिक यूज, देन एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन, ऑप्टिमाइजेशन, पैटर्न्स का यूज, विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन। सो ये कुछ एक नाम है जो आपने ध्यान रखना है। आपने कनेक्शंस बनाने हैं, मेकिंग कनेक्शंस, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो एक तरीके से ये सारी चीजें आपने सिखानी है। ये जो हायर एम है मैथमेटिक्स में वो यही है कि बच्चे का जो इनर रिसोर्सेज है ना उनको डेवलप करना, कि अंदर से ही वो थिंकिंग, मैथमेटिकल लॉजिक, रीजनिंग, वो चीज उनमें आए, ताकि कोई भी सिचुएशन अगर रियल लाइफ में भी आती है तो वो लॉजिकल तरीके से उसको हैंडल करें, ठीक है। सो एक एटीट्यूड के अंदर ही आप किस तरीके से सोल्व करोगे चीजों को, ना कि सिर्फ मैथमेटिकल बट रियल लाइफ में भी। सो वो एटीट्यूड और वो एबिलिटी डेवलप करनी है हमें बच्चों में। ओके, सो ये बात एनसीईआरटी ने बोली थी। ये जो ब्रॉडर एम्स हैं मैथमेटिक्स लर्निंग के वो कई बार ग्रोसली नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं और हमारा मेजर फोकस नैरो एम पे हो जाता है, जिसमें हम न्यूमरेसी, नंबर ऑपरेशन, ये सारी चीजें सिखाते हैं उनको। तो न्यूमरेसी से रिलेट कर देते हैं हम, जबकि हमें करनी क्या थी, हमें उनकी कैपेबिलिटीज, एबिलिटी डेवलप करनी थी, उनका एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना था। सो वो करने की बजाय हम थोड़ा सा नैरो एम्स में चले जाते हैं।
ओके, मेजर एम्स क्या हैं हमारे मैथमेटिक्स के? हमें पावर ऑफ थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप करनी है। ओके, सो ये जो 5-6 पॉइंट दे रखे हैं ये आपने ध्यान रखने हैं। ओके, आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में भी सोल्व कर पाओ, यानी आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाओ चीजें, वहां पे उसको यूज कर पाओ, अप्लाई कर पाओ। ओके, टू अंडरस्टैंड एंड एक्वेंटेड विद द एनवायरमेंट एंड कल्चर, वो समझ पाओ, बच्चे को प्रिपेयर कर पाओ वेरियस टेक्निकल और जनरल फ्यूचर प्रोफेशंस के लिए, आप उसको हायर स्टडी के लिए प्रिपेयर कर पाओ। कई बार ऐसे लगता है कि हायर स्टडी के लिए प्रिपेयर करना थोड़ी ना कोई एम होगा, हम तो मेजरली वो होता है ना कई बार फिलोसफिकल या कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जाके कि वो तो रिलेट करना ही होगा कि आप रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओ, बट नहीं, हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करना भी एक मेजर एम है मैथमेटिक्स एजुकेशन का। ओके, और बच्चे में पावर ऑफ और इन्वेंशन डेवलप कर पाओ कि बच्चा कुछ क्यूरियस रहे, सुनना देखना चाहे, चीजें जानना चाहे। ओके, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारी जगह पे यूज की जाती है, बहुत सारी लिटरेचर में सब्जेक्ट में यूज की जाती है। जॉर्ज पोल्या, ये नाम आप याद रखेंगे, उनकी बुक है मैथमेटिकल डिस्कवरी, वहां पे उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है कि ये कॉन्शियस सर्च है फॉर सम एक्शन अप्रोप्रिएट टू अटेन सम क्लियरली कंसीव्ड बट नॉट इमीडिएटली अटेनेबल एम। सो इमीडिएटली अटेन नहीं करोगे ऑब्वियसली आप उन एम को, बट आप उस तरीके के एक्शंस लेते हो उस प्रॉब्लम को जानने के लिए, सोल्व करने के लिए। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है लर्नर की, वो किस पे डिपेंडेंट है? मैथमेटिकल नॉलेज के एक्वायर करने पे। ओके, सो आप जो है तभी बेटर तरीके से चीजें कर पाओगे, आप प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे जब मैथमेटिकल नॉलेज आप एक्वायर करोगे, जैसे हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं वैसे। ओके, वाइली ने क्या बोला कि मैथमेटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है? उन्होंने बोला आई मीन दैट फर्स्ट दैट फॉर्म ऑफ रीजनिंग थ्रू विच मैथमेटिक्स पेनिट्रेट इनटू द साइंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी जो डे टू डे लाइफ है वहां पे जब मैथ्स पेनिट्रेट करता है, यानी वहां पे आप जब उस चीज को अप्लाई करते हो, उस रीजनिंग को अप्लाई करते हो, दैट इज मैथमेटिकल थिंकिंग। ओके, सो जो मेंटल एबिलिटीज हैं जैसे प्रिसाइजली सोचना, क्लियरली आर्टिकुलेट करना, लॉजिकली सोचना, सिस्टमेटिकली सोचना, जनरलाइज करना पैटर्न्स को, सो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस में, हमारी हेल्प करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो इन्होंने क्या बोला? थिंकिंग मैथमेटिकली मतलब आपने कोई चीज स्पेशलाइज की कंजंक्चर तरीके से, फिर या कंजंक्चर या जनरलाइज किया उसको, फिर अगर आप उसको प्रूव कर पाए तो वेल एंड गुड, अगर वो डिस्प्रूव हो गई तो आप वापस से इस स्टेटमेंट पे आओगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, अब ये मैथमेटिकल थिंकिंग आप डेवलप कैसे करोगे? सो ये इंट्यूटिव थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो मिल के मैथमेटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करेंगे बच्चे के अंदर। इंट्यूटिव थिंकिंग का क्या मतलब है भाई? एक्सपेरिमेंटिंग, तो जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं ये इट्स लाइक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे हमने कोल्ब की लर्निंग पढ़ी है वैसे ही कि इंट्यूटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट से चीजों से सीख रहे हो, और एक अंदर से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो रिफ्लेक्ट बैक किया आपने उन चीजों के ऊपर, अंदर से आपको फीलिंग आई, इंट्यूशन जैसे बोलते हैं ना। सो वो इंट्यूटिव थिंकिंग तभी बेटर होगी जब आपने चीजें करके देखी हो, एक्सपीरियंस की हो। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो गया जी, आप जो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए आपको कॉन्क्रीट मटेरियल की जरूरत नहीं, आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो दिमाग में ही, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इमेजिनेशन, इन्वेंशन, वो चीजें चल रही हैं। ओके, देन आप जो है लास्ट में जाके जनरलाइज कर रहे हो, तो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आ जाएगा। सो आप कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करके जब सीख रहे हो तो वो इंट्यूटिव थिंकिंग हम उसको बोल रहे हैं, और जब आप एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल या मतलब दिमाग में ही उन चीजों को इमेजिन करके समझने की कोशिश कर रहे हो, सो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये दोनों थिंकिंग मिलके मैथमेटिकल थिंकिंग बना रही हैं। ओके, हमने मेजर एम्स पढ़ लिए थे, नैरो हमने पढ़ ही लिया था कि न्यूमरेसी से कनेक्ट करते हैं हम सारी चीजों को, ब्रॉड में हमने 5-6 चीजें पढ़ी थी कि हम रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करेंगे, एक डेवलपमेंट वो होता ना थिंकिंग या रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करेंगे, वो चीजें। ये स्पेसिफिक एम्स हैं, ये स्पेसिफिक एम्स है मैथमेटिक्स एजुकेशन से रिलेटेड फर्दर, कि आप एक गुड स्टार्ट हो, ठीक है, टू एंश्योर अ गुड स्टार्ट टू द स्टूडेंट्स इन लर्निंग मैथमेटिक्स। उनकी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, उनके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए, उनको प्यार है इस पर, हमें वो जो है एक लव, फेथ, इंटरेस्ट वाली फीलिंग जो है वो मैथ्स के लिए डेवलप करनी है, ठीक है, ताकि वो होता है ना कि एक टेस्ट डेवलप हो, कि उनको मैथ्स पसंद आए, वो कॉन्फिडेंट फील करें मैथ्स में। ओके, अप्रिशिएशन हमें डेवलप करना है एक्यूरेसी के लिए, टू एक्वेंट देम विद रिलेशंस ऑफ मैथमेटिक्स विद देयर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर लाइफ, कि आप कैसे मैथ्स हेल्पफुल रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, क्या क्या मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या है,
वो आप उनको समझा पाओ, उनकी हैबिट्स में वो चीज़ें हों, जैसे रेगुलरिटी, प्रैक्टिस, पेशेंस, सेल्फ रिलायंस, हार्ड वर्क। सो ये हैबिट अगर उनमें डेवलप होगी तो वो मैथ्स को भी पसंद करेंगे। ठीक है, मैथ्स को आप दूसरे सब्जेक्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हो, अपनी रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है उनको समझ आए, सिंबॉलिज्म उनको समझ आए। ठीक है, उनको प्रिपेयर करना मैथमेटिक्स के बाकी हायर क्लासेस के लिए, यानी हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करना, और मैथमेटिकल एग्जीबिशंस के लिए प्रिपेयर करना। सो ये स्पेसिफिक एम है कि हमें बाकी सारी चीज़ों को यूज करके इफेक्टिव क्लासरूम के लिए प्लान कर रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हो पाएं। ओके ऐसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 थी, उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स को एक व्हीकल जो है उसके लिए, मतलब व्हीकल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए टू ट्रेन अ चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालाइज, आर्टिकुलेट लॉजिकली। सो घूम फिर के आपको दिख रहा होगा कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक लॉजिक लाने की कोशिश की जा रही है। ओके सो ये बात भी इन्होंने ही बोली थी। देन है जी फर्दर, यही बात जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुई नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क में, जहां पे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एंगेज हो मैथमेटिकल लर्निंग में। ठीक है, सो इन्वॉल्विंग इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चनिंग, डिबेट, एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें होके फिर थियरी बिल्डिंग। थियरी बिल्डिंग यूजुअली तब होती है जब आप जनरलाइज कर देते हो उस चीज को। ओके ये विजन है जी मैथमेटिक्स के लिए स्कूल लेवल पे एनसीएफ 2005 की तरफ से, कि बच्चे इंजॉय करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सीख लें वो स्कूल में। ठीक है, चिल्ड्रन सी मैथमेटिक्स एज समथिंग टू टॉक अबाउट, टू कम्युनिकेट, जिसपे वो साथ में काम कर सकें, डिस्कस कर सकें। ठीक है, चिल्ड्रन पोज एंड सोल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, वो सोल्व कर पाएं, एब्स्ट्रैक्शन यूज कर पाएं अपने रिलेशनशिप्स को परसीव करने के लिए। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो ग्रेट गिफ्ट होगा मैथमेटिक्स का जो हम बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। सो लॉजिकल थिंकिंग हम बच्चों में डेवलप कर पाएं, बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक्स हम उनको समझा पाएं मैथमेटिक्स के, ताकि उनको डर ना लगे। बच्चे, हर एक बच्चे को टीचर जो है वो एंगेज कर पाए उस कन्विक्शन के साथ कि एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स एंड एवरीवन नीड टू लर्न मैथमेटिक्स। ओके ये प्रॉब्लम्स हैं अगेन जो मैथमेटिक्स सीखते टाइम आती हैं, वो फोबियाज पढ़े थे, ये प्रॉब्लम्स हैं। फेलियर और फियर, डर है आपको मैथ्स के लिए, फेलियर का डर है। डिसअपॉइंटिंग करिकुलम है, क्योंकि करिकुलम में न्यूमरेसी से रिलेटेड हम नैरो एम्स पे फोकस कर रहे हैं रादर देन हम ब्रॉड होराइजन पे फोकस करें। इनएडिक्वेट लर्निंग मटेरियल है, क्रूड असेसमेंट है, इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एलिमेंट्री लेवल पे अट्रैक्टिव नहीं है, बुकिश नॉलेज के ऊपर फोकस है। ठीक है, जो बुकिश नॉलेज क्लास में क्रिएट की वो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रही है। स्टीरियोटिपिकल चीजें हैं, मैथमेटिक्स जो है वो चार्मलेस, डल, अनइंटरेस्टिंग दिखेगा, रट्टे मारने पे दिखेगा कि फॉर्मूलाज रट लो। एम्फेसिस जो है वो टीचिंग पे रहेगा, लर्निंग पे नहीं रहेगा। ठीक है, सो जो अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल वाला पार्ट है जो डेवलप होना चाहिए उसको इग्नोर किया जा रहा है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं एक जॉयलेस लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, जॉयलेस, जिसमें बच्चा बोरिंग फील कर रहा है, डिफिकल्ट फील कर रहा है। सो वो चीजें हैं तो अनइंटरेस्टिंग लग रही हैं उसको सारी चीजें। ओके और वहां से हम देखते हैं कि लर्निंग विदाउट बर्डन वाली रिपोर्ट बोलती है कि एक जॉयलेस लर्निंग वो सिचुएशन है जहां पे पढ़ाया तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन बच्चे को समझ कुछ नहीं आ रहा है या बहुत कम समझ आ रहा है। ठीक है, सो ये बात लर्निंग विदाउट बर्डन में बोली गई कि जॉयलेस लर्निंग जो है वो एक सिचुएशन है वेयर यू आर टीचिंग एवरीथिंग बट बच्चा बहुत कम समझ पा रहा है। ठीक है जी, देन चिल्ड्रन लर्न नॉट ओनली फ्रॉम टीचर बट बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके वहां से भी सीखते हैं। वहां से सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, वो बाकी चीजें भी सीखते हैं। ओके तो एम क्या है कि जो स्कूल में लर्निंग हो वो एक हैप्पी एक्सपीरियंस हो, वो लर्निंग विद इन क्लासरूम और लर्निंग आउटसाइड क्लासरूम, उन दो के बीच में जो दीवार है वो हमें तोड़नी है, गैप जो है वो रिड्यूस करना है, जो बहुत बड़ा गैप है थियरी और प्रैक्टिकल में। ओके कि मैथ्स जो है वो थियोरेटिकली हम क्लास में पढ़ रहे हैं और हम रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो नहीं देख रहे हैं, तो वो उनके बीच में जो एक दीवार है वो हमें गिरानी है, उस गैप को रिड्यूस करना है। बहुत सारे तरीके हैं टीचिंग और लर्निंग मैथमेटिक्स के, मेजरली ये चार आपको ध्यान होने चाहिए: इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेसिस मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम पॉजिंग मेथड। और ये अप्रोच हैं, वो मेथड्स हैं, ये अप्रोच है जी। 5E अप्रोच हो सकता है, आइकन अप्रोच हो सकता है। तो आपको पता हो कि आइकन अप्रोच हम मैथमेटिक्स लर्निंग में बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड चीजें हो सकती हैं। तो आप इन तरीकों से, इन अप्रोचेस से मैथ्स बेटर सिखा सकते हो बच्चे को। ओके जी, अब बात करते हैं एक एक करके, ये जो हमने मेथड्स की बात की,
सबसे पहला आता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो ऑब्वियसली दो अप्रोच को आप मिक्स कर रहे हो। इंडक्टिव मेथड में आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हो और डिडक्टिव मेथड में आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो। तो ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट रूल्स से कंक्रीट एग्जाम्पल्स पे जा रहे हो तो वो डिडक्टिव चीज है, लेकिन जब आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से एब्स्ट्रैक्ट रूल्स की तरफ जा रहे हो तो वो डिडक्टिव हो जाएगा। यानी मैं या तो एक तो बच्चे को जनरल फॉर्मूला बताऊं और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊं, दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक। एक मैं एक एक करके एग्जाम्पल सोल्व करवा रही हूं और फिर लास्ट में जाके कि देखो सारे एग्जाम्पल्स में सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मूला है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो वो स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हो तो वो इंडक्टिव मेथड हो गया। ओके, डिडक्टिव अप्रोच की जब आप फर्दर बात करते हो तो कुछ एक स्टेप्स होते हैं इसमें, जैसे पहले आप क्लियरली रिकग्नाइज करोगे प्रॉब्लम को, फिर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाओगे, सर्च करोगे उसके बारे में, बनाओगे उस हाइपोथेसिस को, एक रेलेवेंट फॉर्मूला उसके लिए चूज करोगे और फिर प्रॉब्लम को सोल्व करोगे और लास्ट में आप रिजल्ट को वेरीफाई करोगे कि ठीक भी है या नहीं है। ओके, एनालिटिकल सिंथेसिस, ये भी दो अलग अलग मेथड हैं जिनको हम मिला के यूज कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। सो एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना, यानी यू आर ब्रेकिंग डाउन द थिंग्स। ओके, कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी में कर रहे हो, क्या बोलते हैं, हमने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया और उन छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके उस सॉल्यूशन को रिकंबाइन कर दिया। ओके, सिंथेटिक मेथड में नॉन टू अननोन जा रहे हो आप, यानी छोटी छोटी चीजें आपको पता है और आपने उनको कंबाइन करके एक प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो यहाँ आप सिंथेसाइज कर रहे हो और यहाँ पे आप बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके कर रहे हो, तो एनालाइज कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे सिंथेटिक मेथड में हम नोन टू अननोन प्रोसीड करेंगे और एनालिटिकल में हम अननोन टू नोन प्रोसीड करेंगे। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन आता है जी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सो ऑब्वियसली लर्नर सेंटर्ड मेथड है, आप प्रोजेक्ट्स दे सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अब इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, ग्रुप लेवल पे भी हो सकती है। एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चलेगी, एक प्रोडक्ट निकल के आएगा जिसको आप प्रेजेंट करोगे या परफॉर्म करके बताओगे। ओके, तो ये स्टेप्स हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में यूज होते हैं। एक प्रोवाइडेड सिचुएशन है आपके पास, आपने पर्पस चूज किया है, ठीक है, चूजिंग एंड पर्पसिंग, देन प्रोजेक्ट को आप प्लान कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट को जज कर रहे हो और फिर रिकॉर्ड कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को। रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं होता जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड इज लाइक आपने उसका डाटा रखा है। अब वो रिकॉर्ड जो है वो लिखित फॉर्म में भी हो सकता है या फिर जो है वो रिकॉर्ड आपकी पीपीटी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है जी। देन है ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एट्थ ग्रेड, ये एट्थ ग्रेड तो नहीं पूछा था, ये पूछा था कि रनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन योर स्कूल। सो ये जो है आप क्या सिखाना चाह रहे हो या ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है। सो ये मैथमेटिकल प्रोजेक्ट में आ जाएगा जी। लेइंग आउट अ स्कूल गार्डन, प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। तो कंस्ट्रक्ट करोगे तो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, एरिया, वॉल्यूम, वो सब समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एस्टिमेट, उसको समझना, उसको प्लान करना, देन लेआउट करना, एक स्कूल गार्डन कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो वो सारी चीजें किस में आ रही हैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेशन में, प्रोजेक्ट में आ रही हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आप जो है कलेक्शन कर रहे हो, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट द स्किल्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एक सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी रिफ्लेक्टिव और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो स्टिमुलेट की जा सके, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप मैथमेटिक्स में कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स के साथ जाना पड़ेगा। जैसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, ये वर्ड्स आपको याद हो, सीक्वेंस पूछी जा सकती है। देन आप डिफाइन करोगे, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड कलेक्ट करोगे जिसको डाटा कलेक्शन भी बोल देते हैं। फिर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाओगे, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, फिजिकल मॉडल्स जो है उनको कंस्ट्रक्ट करोगे और रिजल्ट्स को वेरीफाई करोगे। ओके, ये अप्रोचेज हैं जी। सो 5E अप्रोच रोजर बाइबी ने दिया था, मैंने पहले भी बताया है आपको लर्निंग की जब गाइनी वाली थियरी करवाई थी उस टाइम पे। सो एंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेशन और इवेल्युएशन। आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड में क्या चीज छुपी हुई है। ओके, इवेल्युएशन, इलेबोरेशन, एंगेजमेंट, तो जैसे उसमें एक एग्जांपल था जो मैंने वहां पे भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक टीचर बोल रहा है कि आप जो है एक पेपर दे दिया और उसको 1/3 1/2 में डिवाइड करके बताओ या इस टाइप से चीजें। तो वो एंगेज है, बच्चे उसमें एंगेज हैं जी, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि एंगेजमेंट में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ के चीजों को क्यूरियसली देखने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर रहे हो, उससे थोड़ा सा और बेटर तरीके से आप जो है जब डिस्क्राइब कर रहे हो, इलेबोरेशन एंड देन इवैल्यूएशन।
ओके। आइकन मॉडल, तो आइकन मतलब इंटरप्रिटेशन और कन मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो ये इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल है जी। 7 स्टेप हैं, पूछे जा सकते हैं बिकॉज स्पेसिफिकली ये मैथमेटिक्स में ही दिया गया है। ओके। सो ऑब्जर्व करोगे, कॉन्टेक्चुअलाइज करोगे, कोगेनिटिव अप्रेंटिसशिप। अच्छा, कोगेनिटिव अप्रेंटिसशिप की एक थियरी है जो मैंने आपको कब करवाई थी, ईएमआरएस के टाइम पे भी करवाई थी। ओके। सो उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं साइकिल में कोगेनिटिव अप्रेंटिसशिप की, सो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके। देन कोलैबोरेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कंसंट्रेशन कंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन और मल्टीपल मैनिफेस्टेशन। तो ये एटलीस्ट ये स्टेप याद रख लो, आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। 7 स्टेप हैं, ये पता हो आपको। कॉन्सेप्ट मैप, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आइसोलेटेड तो है नहीं, सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं तो कॉन्सेप्ट मैप आ गया। यानी ये एक कंक्रीट रिकॉर्ड देता है हमें कनेक्शंस के बारे में कि कौन सी चीज किससे कितनी रिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है। सो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल्स का एक कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है कि पॉलीगन्स में जब 4 साइड्स होंगी उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोल रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में 1 पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो वो ट्रेपेजियम हो गया। जब दोनों साइड्स ऑफ जो है दोनों पार्ट्स ऑफ साइड्स पैरेलल हैं अगर, यानी ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, ये भी पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इस पैरेललोग्राम में ईच एंगल अगर राइट एंगल कर दिया हमने, तो ये देखो ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं एक दूसरे के, ये भी पैरेलल हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये हमने 90 डिग्री का एंगल कर दिया तो ये रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल तो है ही, तो हम अगर साइड्स को भी बराबर कर दें तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये है कि पैरेललोग्राम में सारी साइड्स को बराबर कर दोगे तो रोम्बस है, पैरेललोग्राम में दोनों आप सामने सामने वाली साइड्स को पैरेलल कर दोगे और राइट एंगल कर दिया आपने, तो वो आपका क्या हो गया जी, रेक्टेंगल हो गया। सो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने सारी साइड्स इक्वल कर दी हैं तो ये रोम्बस हो गया। रोम्बस में ईच एंगल को अगर हम 90 डिग्री कर देंगे तो ये स्क्वायर हो गया। ओके। सो ये आइडिया आपको होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है। देन है जी आपका एक्टिविटी बेस्ड चीजें, जिसमें हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटी, आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू स्किल डेवलप कर पाओ। ओके। तो इसमें ये 5 स्टेप इन्होंने दे रखे थे कि आप एक्टिविटी फेज जिसमें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज को, देन रिएक्शंस और ऑब्जर्वेशंस वो आप पब्लिश कर रहे हो, डिस्कसिंग पैटर्न्स एंड डायनामिक्स वो प्रोसेसिंग में आ गया डिस्कशन, देन एक रियल वर्ल्ड प्रिंसिपल्स आपने डेवलप किए यानी जनरलाइज किया है चीजों को और उसको आप इफेक्टिवली कैसे प्लान कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वो आप अप्लाइंग में देख रहे हो। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी जब आप एक्टिवली इंडल्ज हो, सीखना चाहते हो। ओके। सो इस सीखने से रिलेटेड 2 वर्ड्स भी आते हैं, मैथमेटिक्स लेबोरेटरी और मैथमेटिक लाइब्रेरी। सो लेबोरेटरी जहां पे मैथमेटिकल एक्टिविटीज जो आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो आपको मिल पाए, वो जगह मैथमेटिक्स लेबोरेटरी हो गई। और जहां पे कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, चाहे कॉन्सेप्ट हो, थीम्स हो, स्टोरी, रेफरेंसेस, सब कुछ, जहां पे बेसिकली एक जगह है जो रिसोर्सेज का कलेक्शन है और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और चीजों को डिसेमिनेट करते हैं, मैथमेटिकल नॉलेज जो है वो आपको वहां से मिलेगी, दैट इज मैथमेटिकल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी से हमें समझ आ रहा है, लेबोरेटरी से हमें ये समझ आना चाहिए कि वहां पे जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब आप मैथ्स में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके चीजें सीख रहे हो, सो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी हो जाएगा। ओके। नेचर ऑफ लर्निंग टास्क जो इम्पैक्ट करेगा स्टूडेंट को ऑब्वियसली, कि आप क्रिएटिव एक्टिविटी बेस्ड जो है वो आप टास्क हो आपका चैलेंजिंग हो, डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस हो उसके, ताकि ये ना हो कि हर एक बच्चे को एक ही सॉल्यूशन पे पहुंचना है, नहीं, अपने थॉट प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू वो अलग अलग सॉल्यूशंस पे भी पहुंच सकते हैं या अलग अलग तरीके से भी सॉल्यूशंस पे पहुंच सकते हैं। ओके। लॉजिकल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए, पिक्टोरियल या फिर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब थोड़ा सा बेसिक मैथ्स आ जाता है जी, नंबर ऑपरेशंस ऑन नंबर और ऑपरेशंस ऑन नंबर। सो नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये काउंटिंग से शुरू हुई थी चीजें, तो काउंट तो हम एक से ही करेंगे, 0 को काउंट नहीं करते हैं। सो एक जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर हो गया और एक से ही नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। एवरी काउंटिंग नंबर हैज अ सक्सेसर एंड सक्सेसर ऑफ नंबर इज 1 मोर देन द नंबर कंसर्न्ड। सो वही है सक्सेस, मतलब 4 से 5, 5 से 6, तो यानी एक नंबर ज्यादा आपको अगला देखने को मिलेगा। हर एक काउंटिंग नंबर 1 को छोड़ के उसके एक पास एक प्रीडिसेसर है, यानी उससे पहले भी कोई वर्ड कोई डिजिट एग्जिस्ट करता है, कि 30 से पहले 29 है, 7 से पहले 6 है। सो प्रीडिसेसर मतलब उससे पहले वाला और सक्सेसर मतलब उसके बाद वाला। तो अगर आपसे पूछा जाए सक्सेसर ऑफ 4 क्या है, तो ऑब्वियसली 5 है। अगर आपसे पूछा जाए ये आपका प्रीडिसेसर ऑफ 4 क्या है, तो वो 3 है।
पहले वाला। ओके, जीरो जो है वो जब इंक्लूड कर ली नेचुरल नंबर्स में तो हम उनको होल नंबर बोल देंगे, यानी होल सबको इंक्लूड कर लिया है। जीरो नेचुरल में जीरो इंक्लूडेड नहीं है। नेचुरली काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर काउंटिंग के लिए बने थे, सो एक से काउंटिंग शुरू हो रही है और जीरो से हमारे होल नंबर शुरू हो रहे हैं। एन और डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन आते हैं जी रैशनल नंबर, जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको नजर आएंगे। सो ऑब्वियसली एक फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर होगा। ओके, पी एंड क्यू जो है इंटीजर्स रहेंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रैशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? एक सीरीज ऑफ प्लेस, ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स जिनका जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड इक्वल है। ओके, सो जो पॉजिटिव साइड है उनको पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं और नेगेटिव वालों को नेगेटिव इंटीजर। ओके, सेट ऑफ इंटीजर जो है उसको जेड से डिनोट करेंगे, तो इट्स लाइक नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया, और इंटीजर्स को जेड से, और क्यू जो है वो अपना रैशनल नंबर के लिए। ओके, सो देयर इज नो इंटीजर विच कैन बी सेड कि वो ग्रेटेस्ट है, क्योंकि अगर वो चीज पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में भी उसका काउंटर पार्ट है। तो ऐसा कोई नंबरिंग इंटीजर नहीं है जो ग्रेटर हो, या होता ना सबसे हाईएस्ट हो या सबसे लोवेस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, देयर इज नो इंटीजर जो स्मॉलेस्ट हो। हर एक प्लस पी सीरीज के लिए एक माइनस पी सीरीज भी रेडी है, तो एक ऑपोजिट नंबर जो है वो एक दूसरे का मिलेगा ही मिलेगा। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा। ओके, जब हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रैक्शंस की बात की तो अलग अलग फ्रैक्शंस होती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार पूछ लिया जाता है प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शंस फ्रैक्शंस। सो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, 2/3। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर ऊपर वाला जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, 5/3, 11/8, तो ये क्या है जी? इम्प्रॉपर है। प्रॉपर वही होगी जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन इज लाइक 1/2। ओके, सो ये प्रॉपर है जी, आप यहां से याद रख लो 1/2 इज प्रॉपर, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी 2 बाई जो है 1 तो नहीं होएगा एग्जैक्टली, सो ये बेटर रहेगा 3/2 कर लो, ठीक है। सो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। मिक्स्ड में, अब मिक्स्ड वाली ऐसी होंगी जैसे 2 1/3, ये देखो 2 1/3, 3 2/7, तो ये जो होती हैं ये मिक्स्ड होती हैं। ओके, मिक्स्ड को आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा आएगा, जैसे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 7/3, इसको ऐसे करेंगे 7 या 21, 22 और 23, तो 23/7 आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये आपको पता हो कि जब ये फ्रैक्शन है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और उसमें ये ऐड हो जाता है, तो 3 दूनी 6 और ये 7 हो गए, 7/3 जो है ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके जी, यूनिट फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर 1 हो, सो 1/2 जैसे मैंने बोला था, तो वो 1/2 यूनिट में चला जाएगा, बट आपको 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये बात भी आप कैसे समझ सकते हो इसमें, ठीक है। देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैव सेम वैल्यू और आर इक्विवेलेंट, तो सेम वैल्यू इट्स लाइक 2/3 है, तो इसका मल्टीप्लाई करते जाओ 4/6, 8/12, ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। ओके, ये भी इक्विवेलेंट के एग्जांपल्स दे रखे हैं। लाइक फ्रैक्शंस जिसमें इक्वल डिनोमिनेटर है तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अब इक्वल न्यूमरेटर भी तो हो सकता था, तो न्यूमरेटर जब इक्वल है यानी जब 1 ले रहे हैं तो वो यूनिट फ्रैक्शन बोल दिया हमने उसको। ओके, सो ये थी जी ओवरऑल चीजें, ये आपका नंबर है, नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर, देन आपका रैशनल नंबर। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो ये यहाँ से ये समझ आया कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट आए तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सही है ये बात। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ओके, देन ये बोल रहे हैं ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, नहीं भाई, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम से हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। देन होल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, होल नंबर्स आर डेफिनेटली रैशनल नंबर्स, तो ये भी गलत हो गया। नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी रैशनल नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर,
सो ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ये बात सही है। तो ये आपको पता हो कि कैसे समझना है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जी जो पूछी जाती हैं एडिशन से रिलेटेड। तो ये नेचुरल और होल नंबर में एडिशन दे रखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी रहेगी, यानी सम ऑफ टू नेचुरल या होल नंबर जो है वो हमेशा नेचुरल या होल ही मिलेगा आपको, ठीक है। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहेगी, जिसमें आप जो है p प्लस क्यू कर लो चाहे q प्लस p कर लो, सेम ही बात है, ठीक है। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ये एसोसिएट हो रहे हैं, इट्स लाइक p प्लस क्यू ब्रैकेट में है, r बाहर है, अगर मैं p को बाहर निकाल के q प्लस r भी ब्रैकेट में कर दूं या मैं ब्रैकेट हटा ही दूं तो वो सेम ही रहेगा, यानी इनका जोड़ने का प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। तो ये एसोसिएटेड है एक दूसरे से। एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे जीरो रहेगी जी, क्योंकि जीरो को आप ऐड करोगे तो वो ही सेम चीज मिलेगी आपको, ओके। तो ये एडिटिव होगी, इसको कई बार एडिटिव आइडेंटिटी ही बोलते हैं। मुझे इनवर्स वर्ड याद है जो अभी आगे आएगा। सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। देन इंटीजर्स पे जो ऑपरेशंस होंगे, सो इंटीजर्स जो है ऑब्वियसली सारे के सारे इंटीजर्स, होल नंबर, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर तो इंटीजर है ही, राइट। तो जो प्रॉपर्टी नेचुरल और होल की है वो तो है ही। उसके अलावा एग्जिस्टेंस में एक और प्रॉपर्टी यहां दिखेगी आपको, दैट इज एडिटिव इनवर्स, यानी प्लस p अगर इंटीजर है तो उसका एक एडिटिव इनवर्स आपको नजर आएगा, दैट इज माइनस p, ओके। तो ये प्लस p माइनस p, यानी मान लो +2 -2, तो ये जो है एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। जीरो क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है जब हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, ओके। देन प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर आते हैं। प्राइम नंबर जो दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, यानी एक 1 से और एक खुद से, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेचुरल नंबर्स जैसे 4, 6, 8, जो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जिसमें जैसे 2 दूनी 4, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 1 से भी होगा, तो 3 फैक्टर्स हो गए। सो जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स से आप डिवाइड कर पाओ तो कंपोजिट नंबर, जब वो 1 से और खुद से ही डिवाइड हो पाए तो वो प्राइम नंबर, ओके। प्राइम नंबर जो है उसको कैसे डिफाइन करोगे, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 नंबर लाइक 0, 1, -1, -2 आर नीदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे जी प्राइम नंबर कई बार पूछा जा सकता है 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 25 प्राइम नंबर हैं, ओके। देन है जी ये आपका को प्राइम क्या होते हैं, जो म्यूचुअली प्राइम है, यानी 8 और 27, ठीक है। सो ये वैसे तो हो सकता है ईच ऑफ देम इज कॉम्पोजिट, क्योंकि 8 जो है वो 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 8 से भी होता है, 1 से भी होता है, राइट। ऐसे ही 27 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ये आपस में प्राइम है। सो टू नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम इफ दे डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर। सो वो आपस में तो आपस ही के लिए तो वो उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओके, कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, ये बात याद रख लो। देन ट्विन प्राइम भी होते हैं, जिसमें जो डिफरेंस है दो प्राइम के बीच का, अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम होंगे, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, इनके बीच का डिफरेंस 2 का है तो वो ट्विन प्राइम में चले जाएंगे। इवन प्राइम, सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम, ठीक है। सो ओनली प्राइम नंबर है जी जो इवन है, और यही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 1 को हम प्राइम नंबर इंक्लूड नहीं करते, हम 1 तो हमारे प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ही है ना। सो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 जो है वो ओनली प्राइम है जो कि इवन भी है, ठीक है जी। देन दो पॉजिटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF और LCM आपको मिल जाएगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हम ऐसे करके निकालते थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लोवेस्ट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ओके। देन मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है जी। सो कम्यूटेटिव तो रहेगी, जो वहां भी थी, कम्यूटेटिव मतलब p को q से मल्टीप्लाई करो, q को p से करो, एक ही बात है। जैसे p में q जोड़ो या q में p जोड़ो, एक ही बात है, वही सेम। देन क्लोजर प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ ऊपर भी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ये भी क्लोजर था, कम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव था, तो सेम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ नजर आएंगी। आपका जो है कम्यूटेटिव, क्लोजर और एसोसिएटिव। बस आपको ये पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। इट्स लाइक p में q मल्टीप्लाई करो, q में p करो, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर इज लाइक अगर p और q नेचुरल नंबर या होल नंबर्स हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी नेचुरल या होल नंबर होगा, ये क्लोजर है। देन एसोसिएटिव में ब्रैकेट वाली चीज है कि अगर यहाँ मैं प्लस लगा दूंगी तो ये एडिशन में एसोसिएटिव हो जाएगा, राइट। सो p को q से मल्टीप्लाई कर लो, या मैं ब्रैकेट हटा के p को बाहर रखूं, qr को पहले कर लूं, सेम बात है, ओके। देन आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज डिफरेंट, क्योंकि वहां पे था आइडेंटिटी 0, ओके, होल नंबर में, यहाँ पे है आइडेंटिटी 1।
ओके यानी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो गया ना, सो वो चीज नहीं है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर ही रहेगा, सो आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1 हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा जी, p मल्टीप्लाई q प्लस r, ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब पी क्यू प्लस पी आर अगर हम करेंगे तो सेम आंसर आएगा। सो ये मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, ओके, सो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, डन। देन ये प्रॉपर्टीज हैं जी इंटीजर्स में मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है, ये तो नेचुरल और होल नंबर में थी, ये वाली में क्लोज है, एसोसिएटिव है, मल्टीपल मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जैसे यहाँ 1 है वहां पे भी 1 है, और मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर एडिशन, तो सेम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, बस यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी आपको नहीं नजर आ रही है, नहीं है, क्लोजर तो है, ठीक है, सो क्लोजर है, कम्युनिकेटिव कम्यूटेटिव नहीं है जी, तो क्योंकि प्लस माइनस का फर्क हो जाएगा, तो वो आप मल्टीप्लाई जब करते हो तो आपको पता ही है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं जी, एक तो आपको ये पता हो मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है, 7 बेस यूनिट्स हम लेके चलते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टाइम को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सोलर ईयर, सोलर मंथ, डेज, क्लॉक, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, तो ये अलग अलग तरीके हैं। ये फॉर्मूलाज हैं जी, ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, देन ये आपका वर्क का फॉर्मूला है, ये प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला है, ये मीन मोड वाला फॉर्मूला है, ये आपका इंटरेस्ट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी बाई 100, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपने ध्यान रखने हैं, ओके। ओवरऑल ये कंक्लूजन हमने पढ़ा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की, जैसे एडिशन जो है वो क्लोज्ड होगा चारों के चारों में, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और आपका रैशनल नंबर। नेचुरल जो है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव रहेगा चारों में। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है किस किस में, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर में कोई एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है, ओके, तो 0 होल नंबर के बाद वालों में है, तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी रहेगी। एडिटिव इनवर्स जो है वो z और q में एग्जिस्ट करता है, जो हमने प्लस माइनस वाली बात की थी, ओके। देन है जी ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन में, सो क्लोज्ड है मल्टीप्लीकेशन, सब में कम्यूटेटिव है, एसोसिएटेड है, सो ये तो वर्ड्स हैं ही, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर, ये तो सब में ही है, ओके। देन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जी 1, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्यू में, मल्टीप्लीकेशन जो है वो सब में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर एडिशन। रैशनल नंबर्स दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। कई बार क्वेश्चन आया है पीवाईक्यूज में, मैंने तब भी आपको बोला था कि आपको पता होना चाहिए। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब डिनोमिनेटर हैज नो फैक्टर अदर देन 2 and 5, ठीक है, 2 या 2 या 5 होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि अगर डिनोमिनेटर का कोई भी फैक्टर है लेकिन 2 और 5 फैक्टर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। प्राइम कॉमन फैक्टर कैन बी यूज टू डिटरमाइन एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर। सिमिलरली जो कॉमन मल्टीपल्स हैं कैन आर यूज टू डिजाइन एलसीएम ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर। ये आपको बता ही दिया मैंने, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, इंटीजर है, और ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ओके। देन एंगल्स की क्लासिफिकेशन दे रखी है, आपको पता हो 0 से 90 डिग्री के बीच जो एंगल है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री वाले को राइट एंगल बोलते हैं, 90 से 80 के बीच में है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइट एंगल हो गया, इस राइट एंगल के बीच में जो जो है वो सारे एक्यूट, और इसके बाहर जो जो है वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऐसे ही पेयर ऑफ एंगल आ जाएगा, एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकल, ऑपोजिट, ठीक है। तो ये यहां से आप समझ सकते हो, ये है कि आपने ये 2 लाइन पैरेलल लाइन है, तो इसमें आपके वर्टिकल कौन से हो जाएंगे, बी और डी, सी और ए, ये वर्टिकल हैं, ठीक है। देखो ये रहा, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 स्ट्रेट लाइन ने एक दूसरे को किया, सो ये वर्टिकल बन गई, ठीक है। सो 2 पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ओके। या फिर इन्होंने क्या बोला, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल बनेंगे व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, सॉरी मैंने 3 बना दी, ये है 2 स्ट्रेट लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो 2 पेयर बन गए, यहाँ पे वर्टिकल मतलब ऑपोजिट। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, अ पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री अगर उनका सम 180 है, अगर उनका सम 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे जी। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर मैं 30 और क्या बोलते हैं 60
ये जो एंगल हैं दोनों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जाएंगे क्योंकि इनका दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। ओके, एडजेसेंट एंगल मतलब साथ साथ वाले एंगल, जैसे ये ऑपोजिट है तो ये साथ साथ वाले जो एंगल हैं ये एडजेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जी, यानी जब दो स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है तो उस टाइम पे जो बने, जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, 1 और 5, ये वाले 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये कोरस्पॉन्डिंग होंगे। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, 1 और 7, ये एक है, ये अल्टरनेट में बाहर जाके, बाहरी तौर पे एक्सटीरियर। ठीक है, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और इंटीरियर वाले कौन से हो जाएंगे, ये आपका 5 और 3 वाला। ठीक है, 5 और 3, 6 और 4, ये इंटीरियर अल्टरनेट है। ओके, सो ये पता होने चाहिए आपको, बेसिक्स हैं ये बिल्कुल। ट्रायंगल को भी हम 3 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो अगर तीनों के तीनों एंगल जो हैं ट्रायंगल के वो एक्यूट एंगल है, यानी 90 से कम है, सो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो ट्रायंगल में तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऑब्ट्यूज मतलब तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 से ऊपर हैं, यानी 90 से 180 के बीच में है ऑब्वियसली, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ओके, ट्रायंगल। देन है जी क्लासिफिकेशन लेंथ के बेसिस पे। सो आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं जी, जिसकी 2 साइड्स बराबर हैं वो स्केलिन, और जिसकी तीनों साइड्स, सॉरी क्या बोला मैंने, रुको उल्टा बोल दिया। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब 2 साइड्स बराबर हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स हैं, आइसोसेल्स में 2 साइड्स हैं, और जब आपकी कोई भी साइड बराबर नहीं है तो वो स्केलिन है। ओके, सो नो 2 साइड्स आर इक्वल इन स्केलिन ट्रायंगल। तो नो 2 बराबर नहीं है, यानी तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, वो बात हो गई। ओके, ये पेरीमीटर एक टर्म है जो कि जो भी आपको दे रखा हो, ट्रेपीजियम है, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी वो आपकी ज्योमेट्री हो, उसकी सारी साइड्स को अगर आप जोड़ दोगे ना तो वो पेरीमीटर कहलाएगा। ओके, उसका पेरीमीटर। देन आप ये एरियाज हैं रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और आपका क्वाड्रिलेटरल। आपको ये सारे याद होने चाहिए फॉर्मूलाज, कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बेसिक है ये। ओके, देन कॉन्ग्रुएंस है जी लाइन सेगमेंट का, और कॉन्ग्रुएंस मतलब सेम, तो अगर लेंथ दोनों की सेम है तो वो इक्वल है ना, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। ओके, ऐसे ही एंगल का कॉन्ग्रुएंस, अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये रूल्स हैं SAS। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी सेम कब कहलाएंगे, कि वो SAS से हो, यानी 2 साइड और एक एंगल बराबर हो। कॉन्ग्रुएंस तीनों की तीनों साइड दोनों की बराबर है। कॉन्ग्रुएंस ये AAS 2 एंगल एक साइड बराबर है। राइट हैंड में 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट है अगर उनकी हाइपोटेनस और वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल जो है वो रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट है तो। ओके, सो RHS कॉन्ग्रुएंस, AAS, SSS और SAS। तो ये तरीके से हम जो है 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं वो चेक करते हैं। ओके, ये आपके जो 3D में बॉडीज हैं जी, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, इन सब के फॉर्मूलाज हैं वॉल्यूम के और एरिया के, जो आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। यही कंक्लूजन निकल के आता है आपकी NIOS के मटेरियल से। ओके, एक आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए जी, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS मतलब फुट पाउंड और सेकेंड। ओके, जब आप इनको करते हो, ये 7 क्लासेस हैं जो हम पहले भी मैट्रिक सिस्टम की पढ़ चुके हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी यूनिट है, ये सब यूनिट, तो किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ओके, सो इसके आगे आप कुछ भी लगा लो, किलो, लीटर, किलोमीटर, किलो, कुछ भी लगा लो। ओके, सो जैसे किलो यूनिट यानी 1000 यूनिट्स, तो ऐसे देखो किलो लीटर, 1000 लीटर, अगर किलो लीटर को मिलीलीटर में रिप्रेजेंट कर तो क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। ओके, सो ये आपको पता हो, 1000, 100, 100, 10, 1/10, 1/100 और 1/1000। तो किलो, हेक्टो, KHD DCM, इस तरीके से याद रख लो, KHD DCM। ठीक है, KHD स्क्वायर CM भी बोलते हैं कई बार। सो आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कैसे कन्वर्जन होगा। ओके, सो कोई भी वैल्यू अगर फिक्स है तो कांस्टेंट है, अगर वो फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है, तो वो क्या है जी, आपकी वेरिएबल हो गई।
ओके जब आप कॉम्बिनेशन की बात करते हो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, तो वो कुछ ना कुछ साइन से वो होंगी। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है ना, प्लस माइनस, जोड़ घटा गुना भाग। तो जब वो जोड़ घटा गुना भाग से आपको एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है, क्या क्या है। ओके सो मोनोमियल मतलब जैसे ये टर्म है कि जितनी भी टर्म्स ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनसे डिवाइडेड है वो टर्म मानी जाएगी। जैसे x प्लस वाई, तो x और y तो एक इससे है ना, तो ये बायनोमियल हो गया, 2 टर्म्स होगी। ऐसे ये 2 टर्म्स होगी जो एक साइन से, एक फंडामेंटल ऑपरेशन से डिवाइडेड है, ठीक है। देन z प्लस 1, ऐसे ही 2a माइनस 5b प्लस 3c, सो 1 2 और 3, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे ही ये पॉलिनोमियल हो गया जो ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो वो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या रहेगा। सो वन और मोर टर्म्स, जो एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स, उनको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे इन जनरल। सो ये एग्जाम्पल्स आपके दे रखे थे। एलजेब्रा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एलजेब्रा में बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो जनरल अर्थमेटिक, जहां पे लेटर्स जो है उनको सिंबल्स की तरह प्रेजेंट किया जाता है। ओके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो सिंबल्स और कॉन्स्टेंट्स को यूज करके बनाए जाते हैं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस की हम बात करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। एनी एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब उसमें मोनोमियल कौन सा है, बायनोमियल कौन सा है और आपका ट्राइनोमियल कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके देन है जी मैथमेटिक्स में आप असेसमेंट कैसे करोगे। सो 3 फंडामेंटल एजुकेशन प्रिंसिपल्स जो है उनकी हम बात करते हैं। एक तो कंटेंट, दूसरा लर्निंग और तीसरा इक्विटी प्रिंसिपल्स। सो इक्वली प्रोवाइड फाउंडेशन जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो ये 3 चीजों की हम बात करेंगे ही करेंगे। ओके सो लॉजिकल सीक्वेंशियल नेचर है मैथमेटिक्स का। इसमें जब असेसमेंट करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा, क्योंकि सिस्टमेटिक है चीजें सीक्वेंस में, तो वो हेल्प करेंगी हमें बेटर तरीके से असेस करने में। सो असेसमेंट ओपन होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए और वैलिड इन्फ्रेंसेस को प्रमोट करता हुआ होना चाहिए, कि एक लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है। ओके नेचर जो है असेसमेंट का वो रिलेट करेगा अप्रोप्रिएटनेस टू सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, मूवमेंट फ्रॉम कॉन्क्रीट कॉन्टेक्चुअल से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और फ्रॉम ओरैलिटी टू परफॉर्मेंस टू रिटर्न। तो ये चीजें पता हो आपको कि आप अप्रोप्रिएटनेस से सीक्वेंस की तरफ जा रहे हो, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हो, ओरैलिटी से परफॉर्मेंस और रिटर्न फॉर्म की तरफ जा रहे हो। ओके जो डायमेंशंस हैं मैथमेटिक्स असेसमेंट के वो हैं कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर, मैथमेटिकल रीजनिंग, डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स और सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ओके जो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच रहेगा उसमें लर्नर का रोल जो है वो क्रूशियल रहेगा हर एक स्टेज पे, और टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा। सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, ये चीजें भी हम उसमें जोड़ सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं। या रीथिंकिंग असाइनमेंट, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्नर यानी समेटिव असेसमेंट। सो ये आपको पता हो हम हर तरीके की असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट जो है वो वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए, रादर देन ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। हमने पहले भी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार हो और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों एरियाज को इंक्लूड करता हुआ हो। ओके टू असेस जो टीचर के एरियाज हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, आप कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक अगर होगा मैथमेटिक्स में तो वो टीचर को हेल्प करेगा कि वो इंस्टेंटली भी कोई टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। ओके सो लर्नर्स सेल्फ स्टडी भी कर पाएंगे, सेल्फ इवेल्युएशन भी हो पाएगी अगर क्वेश्चन बैंक है मैथमेटिक्स में तो। ओके ये एस्पेक्ट्स हैं जी जो प्राइमरी लेवल पे हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और यूजिंग मैथमेटिकल नॉलेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके जब एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड आइटम्स आपको नजर आएंगे, यानी जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ओके सो वो लर्निंग आउटकम्स आपको वहां पे क्लियर नजर आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जी, और ये आपके बिहेवियरल स्पेसिफिकेशंस हैं कि अगर मैं रिकॉल बोल रही हूँ, रिकॉग्नाइज बोल रही हूँ, तो मैं नॉलेज की बात कर रही हूँ, नॉलेज जानना चाह रही हूँ बच्चे की कि रिकॉग्नाइज द फैक्ट, रूल, थ्योरम, कोई भी चीज। तो रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ये वर्ड्स। कॉम्प्रिहेंशन में अब बात करेंगे कि इंटरप्रेट करो, डिटेक्ट करो एरर, यानी उसको समझ आया होगा तभी वो कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। कन्वर्ट करो, क्लासीफाई करो, ये जो वर्ड्स हैं, डिस्क्रिमिनेट करो, ये कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे। देन सजेस्ट,
मेक जनरलाइजेशन, टेक डिसीजन। तो आप जो है जब रिलेट कर रहे हो उसको एप्लीकेशन पार्ट की बात कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन में आ गया, और जब आप उसको स्किल की तरह देखना चाह रहे हो तो आप उसको बोलोगे कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप करेक्टली यूज करो, रिप्रेजेंट करो गिवन डाटा को डायग्रामेटिकली, या ड्रॉ करो ज्योमेट्रिकल फिगर्स विद एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो ये स्किल चेक करना हमारा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके ऐसे ही ओपन एंडेड क्लोज एंडेड आइटम्स भी होते हैं जो हम ऑलरेडी एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। देन प्रोजेक्ट मेथड, पोर्टफोलियो। प्रोजेक्ट मेथड आपको पता है, कई बार बता चुकी हूँ, अभी ऊपर भी आया था। पोर्टफोलियो की आप बात करोगे तो ये पर्पसफुल कलेक्शन है स्टूडेंट के काम का, जो स्टूडेंट का एफर्ट, उसकी प्रोग्रेस, उसकी अचीवमेंट दिखा रहा है। ओके सो कलेक्शन में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या क्या पार्टिसिपेट किया, कि या क्या क्या चीजें, कौन सी चीज इंक्लूड की जानी चाहिए। देन क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का, जजमेंट का क्राइटेरिया होना चाहिए कि जजिंग मेरिट कैसे बनेगी, और एविडेंस ऑफ स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो ये रेकेस के अकॉर्डिंग है, बट ये 4 चीजें हैं जो कलेक्शन में होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन, तो स्पेंसर और आपका जो है अंगस, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि स्टूडेंट का जो एग्जीबिशन है, स्टूडेंट एग्जीबिशन, उसमें कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होनी चाहिए जब आप उसको एग्जिबिट करने को बोल रहे हो। ऐसे ही मैथमेटिकल क्विज है, गेम है, बच्चे की मैथमेटिकल एक्टिविटी के दौरान ऑब्जर्वेशन है, सो ये तरीके हेल्प कर सकते हैं आपको असेस करने में। ओके ये जो एस्पेक्ट्स हम बोल रहे हैं कि ये 5 एस्पेक्ट्स असेस होने चाहिए, तो ये पांचों एस्पेक्ट आपको पता हो, उसके लिए अलग अलग टूल्स हैं, उसका आइडिया आपको हो कि मैं अगर कॉन्सेप्ट्स और प्रोसीजर्स देखना चाह रही हूँ तो मैं रिटन, ओरल, परफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, कोई भी टेस्ट ले सकती हूँ। मैं मैथमेटिकल रीजनिंग जानना चाह रही हूँ तो अगेन टेस्ट कोई भी रिटन या ओरल हो सकता है, ओरल डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, या एक ऑर्डरली अप्रोच जो है हो सकता है नॉर्मल टास्क के दौरान ऑब्जर्व करने का। ऐसे ही डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल नॉलेज यूज करना, मैथमेटिकल नॉलेज आप चेक कर सकते हो प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट से। ओके तो ये बात देखना आप। देन मैथमेटिकल कम्युनिकेशन आप चेक कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इंटरेक्शन। सो आप कौन से तरीके से क्या चीज कैसे असेस कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो ये ओवरऑल असेसमेंट भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करेंगे प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये बेसिक सारी चीजें समझ आई होंगी। सो हमारे 50 कोर्स की कंपाइलेशन यहीं पर समाप्त होती है, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। और इसमें जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो याद करने की हैं, बाकी बेसिक आइडिया आपको कॉन्सेप्चुअल चीजों का हो ही गया होगा। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.